मैं आपको जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कनेक्ट करूंगा आपकी पोएम के साथ। पहली बार ये जब पोएम छपी थी वो किस नाम से छपी थी? इटली के नाम से। वो जो आपके सिलेबस के अंदर ये 2 पोएम है, उनको एक्रोस्टिक पोएम हम कह सकते हैं, वो दिखेगा। बुक्स बाय द कर्टन, कोई इसको पेन पर जो कर्टन है उसको नहीं हटा सकता। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैंने जो है तुम्हारे लिए पर्दा हटाया है, बट आई, ऐसा मैं ही केवल कर सकता हूँ कि इस पेंटिंग के ऊपर जो पर्दा मैंने लगा रखा है, इसको केवल मैं ही हटा सकता हूँ। ठीक है? पर्दा अब यहाँ तो मेरे हाथ में भी है कि मैं भी हटा रहा हूँ। नमस्कार, आपके सिलेबस अनुसार पोएम्स हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम के अंदर आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं माई लास्ट टचेस। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। यस, किस तरह से इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। वही जो हमारा तरीका रहता है कि सबसे पहले जो पोइट का रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उनका शॉर्ट इंट्रो हम करेंगे, उसके बाद इनके एक दो फेमस वर्क्स हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पोएम का इंट्रोडक्शन, कब ये छपी है, किस तरह की ये पोएम है आपकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जब ये छपी थी तो किस नाम से छपी थी वो देखेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह का है पोएम का वो हम देखेंगे, थीम क्या है पोएम की वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो पोएम है आपकी हिस्टोरिकल पोएम है। ठीक है, इसके अंदर राजा रानी की कहानी है, डचेस मतलब रानी ही होती है, माय लास्ट डचेस यानी मेरी पिछली जो रानी थी उसके बारे में राजा जो है बता रहा है। राजा रानी की कहानी है इसके अंदर, वो देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरह का पोएम का वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पोएम्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो किन कैरेक्टर्स का वर्णन इस पोएम के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुआ है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये जो आपकी पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट है उनको मास्टर माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। तो ये किस तरह की जो विधा होती है लिटरेचर की वो देखेंगे। मेनली मैं आपको जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कनेक्ट करूंगा आपकी पोएम के साथ। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद अभी जो हाल ही के अंदर आपकी एग्जाम हुई है 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट, 19 नवंबर 2024 को जो एग्जाम हुई संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसके अंदर अगर आपने ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न और ये जो आपकी पोएम है आज जो हम पढ़ रहे हैं माय लास्ट टचेस, इसके रिगार्डिंग अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो इन दोनों पोएम के लिए फ्रास्टिक पोइट्री जो है टर्म यूज किया गया है। ये नया है भाई। ठीक है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जितना कंटेंट उपलब्ध है या फिर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने इन दोनों पोएम्स के लिए इस वर्ड का वर्णन उन्होंने नहीं किया, नहीं पढ़ाया है। लेकिन हाल ही के अंदर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम एकदम लेटेस्ट जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्या जो है कंटेंट मौजूद है आपके संबंधित टॉपिक से लेकर, या आप नोट्स में भी देख रहे होंगे, और फिर एकदम लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पोइट्री से या जो भी संबंधित टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उनसे क्या पूछे गए हैं वो आपके नोट्स में भी उपलब्ध है। और हमारे लिए जो है वो एक गाइड का काम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई आपको किस तरह से जो पढ़ना है। तो एक फास्टिक पोइट्री ये टर्म हाल ही के अंदर पेपर के अंदर यूज की गई है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका पोएम का जो टेक्स्ट है उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से जो हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। अब शुरू से देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग का शॉर्ट इंट्रो पढ़ रहे हैं। यस, देखिए सबसे पहले इनका जो जन्म है वो 1812 1812 और जो डेथ है वो 1889 के अंदर हुई। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट whose dramatic monologues, एक टर्म के अंदर अगर आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग को डिफाइन करना है तो आप कहेंगे कि इनको जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का मास्टर माना जाता है। आपकी जो पोएम है माय लास्ट टचेस वो भी जो है ड्रामेटिक ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है वो मैं आपकी पोएम के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊंगा, डिटेल के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, पुट हिम हाई अमंग द विक्टोरियन पीरियड्स, विक्टोरियन पीरियड से जो है बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमने हर पोएम के साथ ऐसा किया है कि जब भी हमने पोइट का शॉर्ट इंट्रो किया है तो आपको ये पता हो कि जो आपका पोइट है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये विक्टोरियन पीरियड से जो है बिलोंग करते हैं। देखिए, अभी आपको लगभग हम शायद सिक्स्थ पोएम ये पढ़ रहे हैं, तो छह की छह जो पोएम्स के अंदर हमने पोइट का इंट्रो किया है, तो मैंने आपको लिटरेरी हिस्ट्री बताई है, तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, मेनली जब हम रेनेसा पीरियड से जो बिलोंग स्टार्ट करते हैं, क्या कालखंड है भाई, क्या टाइम पीरियड माना जाता है लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर रेनेसा का? 1500 से लेके 1660। उसके बाद आपको कौन सा पीरियड पढ़ना होता है? नियो क्लासिकल।
उसका क्या टाइम पीरियड माना जाता है? 1660 से लेके 1789। उसके बाद आपको रोमांटिक पीरियड पढ़ना होता है, जिसमें 1789 से लेके 1832, कुछ जगह जो है 1835 भी मिलता है। उसके बाद आपको विक्टोरियन पीरियड जो है वो पढ़ने को मिलता है, और इस पीरियड से जो ये बिलोंग करते हैं कौन? आपके पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका क्या टाइम पीरियड है? 1832 से लेके 1901। जब आप इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति, जहाँ क्वीन विक्टोरिया के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ये वही जो है उन्हीं का शासन है, क्वीन विक्टोरिया का, और उन्हीं के शासन के अनुसार लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर इस कालखंड को जो टाइम दिया गया, नाम दिया गया है, वो है विक्टोरियन पीरियड। जो आपके पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो इस कालखंड से, इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन पीरियड से जो है ये बिलोंग करते हैं। तो आपके इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जन्म 1889 के अंदर, सॉरी, जो जन्म है वो 1812 के अंदर हुआ है, और जो डेथ है वो 1889 के अंदर हुई है। विक्टोरियन पीरियड से जो है ये बिलोंग करते हैं। इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का मास्टर माना जाता है। कैसे? वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। यस, शॉर्ट इंट्रो के बाद इनके दो फेमस वर्क्स देखते हैं। पहला सबसे फेमस वर्क जो इनका वो है द रिंग एंड द बुक, सबसे फेमस वर्क है इनका। ठीक है, दूसरा है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। आपकी जो पोएम है माय लास्ट टचेस, वो इनके इस पोएट्री कलेक्शन का हिस्सा है, जिसका नाम है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। हिंदी अनुवाद तो कोई सेंस निकल नहीं रहा है। बेल्स मतलब घंटियां, पोमेग्रेनेट्स मतलब अनार, बेल और घंटियां, कोई सेंस नहीं है। इन आपकी जो पोएम है वो इस कलेक्शन का हिस्सा है, जिसका नाम है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। देखिए, अब यहाँ पे भाई जो है फेमस पोइट है, विक्टोरियन फेमस पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारी इनकी फेमस पोएम्स है। मैं आपको वहाँ पे नहीं उलझाना चाहता, उसका कारण है, देखिए, सभी जगह आपने ये सुना होगा कि भाई तैयारी करने का आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसका आधार होता है आपका सिलेबस। और सिलेबस के बाद में आपको देखना चाहिए, जब सिलेबस आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि किस तरह के बिंदुओं को आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि अब तक जो पेपर्स हो गए हैं उनके अंदर उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आधार होता है पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस और उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा है कि भाई सभी ये कहते हैं सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यूज को देखिए, तो फिर भी इसके बाद भी बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पिछले पेपर्स का जो एनालिसिस है वो करते हैं। हमने थोड़ा-सा हटके काम किया है, हालाँकि कोई नया तो नहीं है, लेकिन ये हर जगह नज़र नहीं आता है। मैंने आसान करने का प्रयास किया कि जो आपको नोट्स दिए हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि अब तक जो भी एग्ज़ाम हुई हैं, वहाँ संबंधित टॉपिक के नीचे ही, संबंधित टॉपिक का जो नोट्स है, उसके नीचे ही मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि पोएम्स के अंदर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कुछ है वो है टेक्स्ट। अगर किसी भी पोएम से अब तक 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि 9 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट टेक्स्ट से पूछे गए हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपके लिए है वो पोएम का टेक्स्ट। रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट टचेस, इस तरह से आपके सिलेबस के अंदर ये कंटेंट, ये टॉपिक दिया गया है। आपके सिलेबस के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर उनकी पोएम माय लास्ट टचेस है। आपको फोकस माय लास्ट टचेस के टेक्स्ट पे करना है। उसके बाद देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो सीधी आपको माय लास्ट टचेस क्या है वो तो समझ में आएगी नहीं। सीधा जो है, सीधे आप टेक्स्ट पे चले गए, उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन आप समझ गए, उसका वो उतना जो है सही प्रतीत नहीं होता। उससे पहले आपको थोड़ी-सी जो है ये देखनी होती है कि पोएम की थीम क्या है। तो अगर आप अपना नोट्स के अंदर पीवाईक्यूज़ देखेंगे तो हर पोएम से एकाध-एकाध क्वेश्चन थीम से ही पूछा गया है। आपसे ये जो है पूछने का प्रयास एग्जामिनर ने किया है कि आपने इस पोएम से समझा क्या है? इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर मिला है। ठीक है? उसके बाद अब मैं एक वरीयता के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप पोएम पढ़ रहे हैं तो किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मानना है और कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करना है। आप ये वरीयता का क्रम मान सकते हैं। टेक्स्ट के बाद थीम, थीम के बाद अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर, पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है? इससे संबंधित भी जो है आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर मिला है। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि संबंधित पोएम को अगर आप पढ़ रहे हैं तो पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है? ये है। आपको कोई एकाध क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि भई पोएट से पूछ लिया है तो कि मैंने देखा था कि शायद एक पोएट का ये पूछा था कि उनका जन्म कब हुआ था या देहांत कब हुआ था। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस एक क्वेश्चन के कारण ये नहीं हो सकता कि आप जो है
आप अपना जो बियॉन्ड सिलेबस जाएँ, एक टर्म होती है स्टिक टू द सिलेबस। और उसमें जो है मैं एक वर्ड और जोड़ता हूँ पीओआईक्यूज। पढ़ने का जो अ, होना चाहिए, आधार होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है? ये कहा जाता है कि जिस भी बच्चे को, तैयारी करने वाले बच्चे को उसका सिलेबस याद हो जाता है कि वो तुरंत उसको ये पता लग जाए कि 8 पोएम्स हैं, उनके पोएट कौन है, पोएम का नाम क्या है, फिक्शन है, ड्रामा है, प्रोज़ है, ठीक है? एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर जो भी आईसीटी है उसके अंदर किस तरह के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अगर उसको याद हो गए हैं तो ये कहा जा सकता है कि उसकी जो तैयारी 15-20% जो उसकी तैयारी है वो हो गई है। सिलेबस इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़ी महीन रेखा है। अगर आप क्लासेस दूसरी क्लासेस देखेंगे या नोट्स देखेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि बड़ी एक महीन रेखा होती है कि कब जो है पढ़ते-पढ़ते हम जो सिलेबस से या टेक्स्ट से जो है जो महत्वपूर्ण है, उससे इधर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। एक बड़ी महीन रेखा है यहाँ पे। तो मेरा जो सेंस रहता है पढ़ाने का, आपने क्लासेस के अंदर आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं एकदम टू द पॉइंट आपको वही पढ़ाने का, वही जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा पढ़ने का जो मोटो है, वो ये है कि हम वो पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आएँ। हमारा जो टारगेट है वो एग्ज़ाम को पास करना है, ना कि ईगो सैटिस्फाई करना, ठीक है? अब ये भी संभव है कि अब 2 यहाँ पे लिखे हैं तो मैं यहाँ पे 3 भी लिख देता, 4 भी लिख देता, 5 भी लिख देता और रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर ही जो है मैं 1 घंटा निकाल देता। उसका क्या सेंस है? आपका 1 घंटा चला जाता और वहाँ से क्वेश्चन आना नहीं है। मैं अनावश्यक क्लासेस को हम लंबा नहीं कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं प्रत्येक क्लास जो आपको आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक बार नहीं होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर आपको फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना कि आपका मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन हो। एग्ज़ाम के समय भी जो आप वीडियोज़ को देखें तो आपको लगे कि यार आधा घंटे का ही तो वीडियो है। आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर अगर आपकी सारी पोएम रिवाइज़ हो रही है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? और आप देखना, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 3 घंटे की क्लास हो, 3 घंटे के अंदर जितना कंटेंट किसी टीचर ने बताया है, हमने उनको आधे घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर ऐसा भी नहीं है कि हम भाग रहे हैं। मैंने आपको डिटेल के अंदर चीज़ें बताई हैं। ठीक है? ये प्रयास मैंने मेरे स्तर पे किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है भई, आप चाहे पोएम पढ़ें, चाहे फर्स्ट पेपर को पढ़ें, सेकंड पेपर को पढ़ें, सिलेबस को ध्यान रखिएगा। उस जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उससे एट लीस्ट ये देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि अब तक एग्ज़ाम के अंदर उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के आस-पास आपको तैयारी करनी है, वरना ये होगा कि आप पढ़ भी लेंगे और एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है भई? अभी तक हमने देखा रॉबर्ट ब्राउनिंग का शॉर्ट इंट्रो हमने कर लिया है और उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो देख लिए हैं और अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी पोएम है वो बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स का हिस्सा है, वो आगे हम डिटेल के अंदर देखने भी वाले हैं। देखिएगा, यस पोएम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं? देखिए, माय लास्ट जजेस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अभी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसको मैं आपकी पॉइंट के साथ रिलेट करके बताना चाह रहा हूँ, वो आगे हम आपको जो है बताऊँगा भी। एक बार आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को कुछ इस तरह से समझिए कि देखिए मोनोलॉग वर्ड्स पे जाइएगा, वर्ड्स को पकड़ने का प्रयास कीजिए। मोनोलॉग, मोनो यानी 1, लॉग यानी स्पीच, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग लिटरेचर की वो विधा है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है। देखिए, एक स्पीकर होता है इसके अंदर, ठीक है? और उसके बाद लिसनर होता है। लिसनर्स की जो संख्या है, देखिए 1 सेकंड मैं आपको ड्राइंग के ज़रिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बताया मैंने अभी तक आपको कि ड्रामेटिक मोनोलॉग वो है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है, एक ही जो है स्पीकर बोलता रहता है, एक ही आदमी बोलता रहता है, ठीक है? लिसनर्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। 1 या 1 से ज़्यादा लिसनर्स हो सकते हैं, लेकिन एक खास बात यहाँ पे है कि जो लिसनर्स हैं, वो जो है साइलेंट होते हैं, ये कुछ नहीं बोलते। क्वेश्चन भी जो है वो बोलने वाला ही कहता है, आंसर भी उन्हीं क्वेश्चनों का जो जो है वो जो स्पीकर होता है वही देता है, यानी कि यहाँ पे एक जना बोलता है और बाकी जो भी सामने लिसनर्स हैं वो चुप रहते हैं। स्पीकर ही जो है क्वेश्चन पूछता है, स्पीकर ही जो है क्वेश्चनों का आंसर देता हुआ आपको नज़र आता है। देखिए यहाँ पे इसके दाँत नज़र आ रहे हैं, यही बोलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो दोनों हैं वो उदास हैं, यानी केवल सुन रहे हैं। इनको हाँ, ना
हूँ करने का भी जो इनको मौका नहीं मिलता है, केवल सुनते हैं ये, ठीक है? ड्रामेटिक मोनोलॉग को आपको एक बार ये समझना है, बाकी में आपकी पोएम के अंदर भी यही है। राजा-रानी की कहानी है इसके अंदर, डचेस मतलब रानी होती है, राजा बोलता रहता है और एक जो मैसेंजर है वो बातों को सुनता रहता है। मैं आपको डिटेल के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग बताऊँगा। एमएच अब्राहम की जो अ, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है उसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग की किस तरह की डेफिनेशन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? एक बार आपको ये देखना है, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पोएम का, तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो माय लास्ट स्टेज है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर एक स्पीकर होता है, लिसनर्स जो है वो साइलेंट होते हैं, ठीक है? लिसनर्स जो है वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपकी पोएम के अंदर हम देखेंगे कि एक राजा लिसनर है, राजा ही जो है बातों को बोल रहा है और एक लिसनर उसके अंदर है। यस, उसके बाद देखिए, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842। आपकी जो पोएम है माय लास्ट से जो पहली बार 1842 के अंदर छपी थी। कहाँ छपी थी? इन ब्राउन इज ड्रामेटिक लिरिक्स, ए वॉल्यूम इन हिज बेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज, ठीक है? पहली बार ये ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर आई, इसके अंदर जो आपकी पोएम छपी थी, जो कि हिस्सा है किसका? मेन कलेक्शन कौन सा है? बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पहली बार आपकी पोएम है वो 1842 के अंदर छपी, ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर छपी, जो कि हिस्सा है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स का। यस, उसके बाद देखिए, इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स द पोएम वाज टाइटल्ड इटली। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, ठीक है? जब पहली बार 1842 के अंदर आपकी पोएम आई थी, तब इसका जो टाइटल था इस पोएम का, वो माय लास्ट रचेस नहीं था। पहली बार ये जब पोएम छपी थी, वो किस नाम से छपी थी? इटली के नाम से। अब इस इटली के पीछे एक कहानी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि थोड़ा सा रिलेट हो जाए और आपको याद हो जाए। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कुछ ऐसा है कि इनके जो फादर थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, और स्ट्रिक्ट पने में कुछ ऐसा होता है कि ये भाग कर जो है शादी करते हैं, और शादी करने के बाद इंग्लैंड से जो है इटली भाग जाते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है? और फिर इटली इनको वहां पे कुछ इतना पसंद आता है, इतना रास आता है कि एक लंबा समय जो है इटली के अंदर ये बिताते हैं। फिर इनकी जो है वाइफ का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद, लंबे समय बाद देहांत होता है, नेचुरल जो है उनकी डेथ होती है। लंबे समय बाद जब उनका देहांत हो जाता है, तो देहांत के बाद ये वापस इंग्लैंड जो है लौटते हैं। इनका जो इंग्लैंड के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो एपिटाफ है, जो इनकी समाधि है, समाधि के ऊपर जो लेख लिखा हुआ है, वो भी कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि ओपन माय हार्ट यू विल फाइंड इटली। अगर आप मेरा हृदय खोल के देखेंगे, मेरा जो हार्ट है वो खोल कर देखेंगे, तो आपको इटली नजर आएगी। तो मुझे जो लगा कि भाई इन्होंने 1842 के अंदर माय लास्ट चीज जब छपी थी, तो पहली बार जब छपी थी, तो इस पोएम का जो टाइटल था वो इटली था। तो मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे ये कारण रहा होगा। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इटली की जगह कुछ जगह जो है, अगर आप किताबें देखेंगे तो ये भी नजर आएगा कि जो पहले टाइटल था आपकी पोएम का वो था फेरेरा। फेरेरा के पीछे क्या कहानी है, क्या है, ठीक है? इसी से जो है क्रिटिक्स ने अंदाजा लगाया कि हिस्टोरिकल पोएम है, और ये जो पोएम है, पोएम के अंदर जो कहानी है, हिस्टोरिकल कहानी हमें पढ़ने को मिल रही है, वो काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। वो अभी अगर हमें आगे देखने वाले हैं, डिटेल के अंदर हम देखेंगे। तो एक बार आपको ये ध्यान रखना है जो हम पढ़ रहे हैं, कि ये कि जब 1842 के अंदर आपकी पोएम छपी थी, तो इस पोएम का जो नाम था वो इटली था। टाइटल जो था वो इटली था। यस, उसके बाद देखिए, its current title its current title My Last Chase was used in 1849। आपकी जो आज जो टाइटल है इस पोएम का, माय लास्ट चेज, वो 1849 के अंदर हुआ, इन द वॉल्यूम ड्रामेटिक लिरिक्स एंड रोमांसेस। ये फिर इस नाम से कोई कलेक्शन आता है इनका, ड्रामेटिक लिरिक्स एंड रोमांसेस, उसके अंदर जो पोएम का नाम फिर चेंज होकर आया, और फिर इटली से जो चेंज किया गया है वो किया गया है माय लास्ट चेस। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको माय लास्ट टचेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ड्रामेटिक मोनोलॉग लिटरेचर की वो विधा है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है, वही जो है अपनी बातें कहता है, वही क्वेश्चन पूछता है, वही आंसर देता है। उसके सामने लिसनर्स जरूर होते हैं, लिसनर्स एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पैसिव लिसनर्स होते हैं, साइलेंट लिसनर्स होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है। उसके बाद जो आपकी पोएम पहली बार 1842 के अंदर छपती है,
ठीक है, ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर आती है और जो कि हिस्सा है, मेन जो कलेक्शन है वो है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। यस, उसके बाद पहली बार जब आपकी पोएम छपी थी तो इसका टाइटल इटली था, माय लास्ट एसेज नहीं था। 1849 के अंदर ये आपकी पोएम वापस पब्लिश होती है, तब इसका जो टाइटल है वो माय लास्ट एसेज होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, पोएम के इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम का स्ट्रक्चर किस तरह का है वो देखिए। द पोएम इज रिटन इन 28 रन ऑन राइमिंग कपलेट्स। यस, सबसे पहले आप मुझे जो है कपलेट बताइए, कपलेट क्या होता है? स्टेंजा ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन का स्टेंजा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको कपलेट के बारे में पता हो। अब उसके बाद क्या लिखा है वो देखिए, क्या मतलब है इस रन ऑन का। इसके अंदर लिखा हुआ है 28 रन ऑन राइमिंग कपलेट्स, जो अगर 28 कपलेट्स हैं तो 56 लाइन हो गई टोटल। आपकी पोएम के अंदर 28 कपलेट्स हैं, जो 56 लाइन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, इसका जो पोएम का मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर ही है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर पिछली दो पोएम्स के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है। मीटर पोएम का वो है आयम्बिक पेंटामीटर। यस, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, अभी मैं आपकी पोएम के टेक्स्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहां पे बताने का प्रयास करूंगा कि क्या मीनिंग है। 28 यहाँ पे लिखा हुआ है रन ऑन, रन ऑन का मतलब क्या हुआ भाई? इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड अगर अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे गए पोएम से तो ये आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, रन ऑन, आपकी जो पोएम है उसके टेक्स्ट पर आइए। यस, आप देखेंगे कि भाई आइम्बिक पेंटामीटर है इसके अंदर, तो राइम नजर आ रही है आपकी पोएम के अंदर। तो आप पहले सबसे पहले कपलेट्स हैं, दो दो लाइंस का स्टेंजा आप देखिएगा। यस, वॉल हॉल हैंड्स स्टैंड्स, इस तरह से आपको कपलेट्स के अंदर, पोएम के अंदर 28 जो कपलेट्स हैं वहाँ आपको राइम स्कीम नजर आएगी। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर इसको लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 10 सिलेबल्स आपको नजर आएंगे, वोवल साउंड नजर आएंगे, आप निकाल भी सकते हैं। 10 वोवल साउंड आपको नजर आएंगे और 10 सिलेबल्स है तो 5 आयाम इसके अंदर आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये हमने पिछली दो पोएम्स के अंदर देख लिया है, तो वापस यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? यस, यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रन ऑन कपलेट्स हैं। इस पोएम के अंदर आपको रन ऑन कपलेट्स नज़र आएँगे। अभी रन ऑन क्या होता है? देखिए, अगर कपलेट है तो ये माना जाना चाहिए कि भई 2 लाइन्स के अंदर एक सेंस समझ में आ जाएगा, फिर तीसरी और चौथी लाइन के अंदर टॉपिक एक ही है, लेकिन 2 लाइन्स के अंदर एक सेंस खत्म होगा शुरू होकर, तीसरी चौथी के अंदर दूसरी बात कही जाएगी, वो चौथी लाइन के अंदर खत्म होगी। ये मीनिंग होना चाहिए कपलेट्स का तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, अलाइव केवल राइम स्कीम को मिलाने के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है इस तरह से कर दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इन कपलेट्स के अंदर एक विशेष बात आपको नजर आएगी कि दूसरी लाइन का जो सेंस है, आई कॉल दैट पीस ए वंडर, दूसरी लाइन का जो सेंस है वो तीसरी लाइन के साथ खत्म होगा, चौथी लाइन का जो सेंस है वो पांचवी लाइन के साथ खत्म होगा। इस तरह से जो है इसके अंदर आपको क्लोज्ड कपलेट्स नजर ना आकर, क्लोज कपलेट्स इस पोएम के अंदर नहीं है, ओपन कपलेट्स इसके अंदर हैं, जिनको रन ऑन कपलेट्स जो है वो कह दिया गया है। ठीक है भाई, यानी कि दूसरी लाइन का जो सेंस है, दूसरी लाइन का जो मीनिंग है वो तीसरी लाइन के साथ निकल कर आएगा। उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ वो है रन ऑन कपलेट्स। ठीक है, यस, एक चीज और ध्यान रखनी है कि रन ऑन के लिए एक वर्ड और यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? इंजेम्ड। ठीक है, इन जेम्ड, जेम्ड मतलब आप ये थोड़ा-सा रिलेट कर लेना कि जेम्ड मतलब जंप। यहाँ पे जो दूसरी लाइन का जो सेंस है, वो तीसरी लाइन के साथ निकल कर आ रहा है, जंप हो रहा है। तो आपको थोड़ा-सा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 28 कपलेट्स हैं। पोएम का जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह का 28 कपलेट्स हैं। 28 कपलेट्स हैं यानी कि पोएम के अंदर कुल 56 लाइन्स हैं और आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर इस पोएम को लिखा गया है। जो कपलेट्स हैं, उनकी विशेष बात है कि रन ऑन राइमिंग कपलेट्स हैं, जिनको इंजेम्ड भी कहा जाता है रैनॉन को। ठीक है, यस, इस तरह का पोएम का स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, स्ट्रक्चर के बाद पोएम की थीम क्या है वो देखिएगा। थीम
पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आपकी पोएम किस तरह की है, ठीक है? आपको क्या पढ़ने को इस पोएम के अंदर मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो आपकी पोएम जो है हिस्टोरिकल पोएम नज़र आएगी। कहानी है इस पोएम के अंदर। कुछ इस तरह की कहानी है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे फिर आप थीम समझ जाएँगे और फिर आप जब पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो थीम सेंस जो है क्या मीनिंग निकल रहा है, वो आपको वैसे भी समझ में आ जाना है। देखिए देखिए, पोएम के अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा कि इसके अंदर एक राजा है। राजा को कहा गया है ड्यूक, ड्यूक मतलब राजा ही होता है। ठीक है भई? 500 साल पहले की एक कहानी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बिल्कुल नहीं बताया कि एक जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये काल्पनिक है कि वास्तविक है। आपकी जो पोएम का अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, तो टेक्स्ट के ऊपर आपको एक एपिग्राफ नज़र आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है पेरेरा। फिर बाद के अंदर क्रिटिक्स ने जो है वो ये पता लगाया इनकी पोएम को पढ़कर, एपिग्राफ को पढ़कर कि ये फेरेरा नाम का जो कोई स्थान है इटली के अंदर और इटली के अंदर वास्तव में किसी राजा के साथ इस तरह की घटना घटी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक कहानी है इटली के अंदर 1500 आस-पास 1500 के कालखंड के समय रेनेसां पीरियड की, ठीक है? इटली के अंदर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कोई नोट्स नहीं दिया, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बिल्कुल नहीं बताया कि कौन राजा है, कहाँ का है। ये क्रिटिक्स उसके बाद जो हम जैसे जो रीडर्स हैं उन्होंने पढ़ा, पता लगाया कि कहना क्या चाह रहा है, ये वास्तविक कहानी है, कहाँ की कहानी है। उससे पता लगता है कि इटली के अंदर कोई इस तरह की जगह है, वहाँ के राजा की इस पोएम के अंदर कहानी है। कहानी क्या है वो देखिए, एक है राजा, ठीक है? और इसकी जो उम्र है वो है करीब 25 साल, ठीक है? 25 साल का है ये। ये शादी करता है एक बच्ची से। मैं मेरे वर्ड्स पर आप ध्यान देना, एक 14 साल की बच्ची से ये शादी करता है, ठीक है? वो शादी करने के बाद राजा से शादी हुई है, तो वो रानी बन जाती है। डचेज़ मतलब रानी, इसकी रानी बन जाती है। ठीक है भई? एक राजा खुद 25 साल का है, 14 साल की बच्ची से वो शादी करता है, जो कि शादी के बाद रानी बन जाती है। अब देखिए, अब कुछ ऐसा होता है कि 3 साल जो है वो टाइम पीरियड निकल जाता है, जो रानी है वो 17 साल की हो जाती है। यानी कि शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब राजा जो है के साथ ये समस्या आती है कि 3 साल के दौरान रानी का व्यवहार कुछ इस तरह का है कि राजा इस तरह की शिकायत ये कर रहा है कि ये जो तो है, जो रानी है, ये तो सभी चीज़ों को लेकर हँस रही है। मैंने इसको राजशाही नाम दिया है, 900 साल पुराना जो है इसको नाम दिया है, मैंने इसको रानी बनाया है, तब भी ये उतनी खुश है। कोई गार्डनर, कोई महल के अंदर जो सर्वेंट्स होते हैं, वो इसको फूल लाकर देता है, तब भी ये उतनी खुश है, ठीक है? ये अगर सनसेट देख रही है, तब भी उतनी खुश है। घोड़े के ऊपर इसने हॉर्स के ऊपर राइड कर लिया, तब भी उतना ही खुश है। इसको तो डिफरेंशिएट ही करना नहीं आ रहा है। इसके अंदर तो रानियों वाला व्यवहार ही नहीं है कि भई कहाँ पे कम रिएक्ट करना है, कहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट करना है। ये तो हर चीज़ को लेकर हँस रही है। मैं इसके पास से गुज़र रहा हूँ, तब भी वैसे ही स्माइल दे रही है। कोई और सर्वेंट जो इसके पास से निकल गया, तब भी जो है वो इतनी स्माइल दे रही है। ठीक है? अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, हम थोड़ा-सा एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं कि ऐज गैप इतना है, बच्ची से शादी कर रहा है, 14 साल की वो बच्ची है, 14 साल की बच्ची को क्या पता कि क्या राजशाही परिवार होता है, रानी को किस तरह से व्यवहार करना होता है। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है भई? कि अब बच्चों को तो आप टॉफ़ी देंगे, 14 साल की कोई बच्ची है, उसको तो जितनी छोटी चीज़ दी जाएगी, वो उतनी जो है खुश होगी, ठीक है? तो राजा के साथ, राजा का पॉसेसिवनेस दिखता है, इनसिक्योरिटी जो है वो दिखती है इसके अंदर कि घुमा-फिरा के रानी की जो स्माइल है, वो इसके साथ ये राजा की बड़ी पीड़ा बनती है और वो ये देखता है कि ये तो हर चीज़ को लेकर हँस रही है, मैं इसके पास हूँ तब भी बराबर जो है खुश है, कोई और इसके पास बैठा है तब भी बराबर खुश है। ये जो स्माइल है रानी की, ये एक पीड़ा बनती है किसकी? राजा की। और फिर कुछ ऐसा करता है कि घुमा-फिरा के जो सेंस निकलता है पोएम का ये है कि भई वो उसकी स्माइल से, उसके कैरेक्टर पे जो है शक करता है रानी के और फिर रानी को जो जान से मरवा देता है। ठीक है भई? रानी जब 17 साल की होती है, तो राजा जो है रानी को जान से मरवा देता है। मरवाने के बाद उसको ये करता है कि जो रानी की पेंटिंग है, वो अपने महल की दीवार पे उसने जो है लगा दी है। उसको पेंट करवा दिया है दीवार के ऊपर रानी को। क्यों मरवा दिया है? वो आपने देखा कि भई उसके कैरेक्टर पे शक करता है, उसकी स्माइल से जो है राजा को दिक्कत है। राजा जो है वो ये देख रहा है कि तुम मेरे साथ भी उतनी खुश है, किसी और के साथ भी उतनी खुश है। यानी कि उसके कैरेक्टर पे जो है वो शक करता है। मरवाने के बाद उसको जान से जो है मरवाने के बाद उसकी जो पेंटिंग है, वो राजा ने जो है दीवार के ऊपर बनवा दी है। अब क्या होता है, राजा जो है वो दूसरी शादी की फिराक के अंदर है, ठीक है? अब जो राजा के पड़ोसी राज्य के अंदर जो राजा है, जिसका पोएम के अंदर तो कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन वही बात है कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बताया है कि टाइरोल नाम का कोई राज्य है, उसका जो राजा है,
वो एक मैसेंजर इसके पास भेजता है, इस राजा के पास, शादी का जो न्योता लेकर कि भई आप मेरी रानी से शादी कर लीजिए। तो ये मैसेंजर आता है यहाँ से पड़ोसी राजा से किसके पास? ड्यूक के पास। अब ड्यूक जो है इस मैसेंजर को, इस दूत को लेकर और पेंटिंग उसको दिखा रहा है पहली वाली रानी की, देखिए देख क्या शानदार पेंटिंग है, ठीक है? मेरी जो पिछली रानी थी वो कितनी सुंदर थी। और पूरी पोएम के अंदर आप देखेंगे तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो स्पीकर है वो ड्यूक है और जो लिसनर है वो है मैसेंजर। पड़ोसी राज्य से आया है, शादी का न्योता लेकर दूसरी शादी ड्यूक करना चाह रहा है। तो मैसेंजर आया है, एक दूत जो है आया है, उसको लेकर उसके गले में हाथ डालकर आपका जो राजा है वो महल के अंदर अपनी पुरानी रानी कैसे मरो किस जिसको उसने मरवा दिया था, उसकी पेंटिंग उसको दिखा रहा है कि देख कितनी सुंदर पेंटिंग है। और पूरी पोएम के अंदर आप देखेंगे तो पोएम के शुरुआती हिस्से के अंदर आपको ये पता लगेगा कि वो मैसेंजर को बता रहा है कि कैसे जो इस रानी को मैंने मरवा दिया, इसकी क्या गलती थी। वहाँ हमें ये समझ में आता है कि वो इनडायरेक्टली उसको मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि भई आपकी रानी, आपके जो घराने की, आपके जो राज्य की जो रानी है, आपकी जो रानी है, जो जिसकी शादी आप मेरे से करना चाह रहे हो, उसको ये बता देना कि ये सब जो है मुझे पसंद नहीं है। एक रानी के अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि कहाँ पे कितना रिएक्ट करना है, ये उसको पता होना चाहिए। मेरी पहली वाली रानी को माय लास्ट टचेस मेरी पहली वाली रानी को ये पता नहीं था और उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी है कि अब वो पेंटिंग के रूप में आपको नज़र आ रही है। ठीक है? यानी कि जो ड्यूक है, वो यहाँ पे स्पीकर है और जो मैसेंजर है, वो लिसनर है। ठीक है? पोएम का जो शुरुआत के अंदर आप देखेंगे तो यही आपको नज़र आएगा कि पेंटिंग बनी हुई है पुरानी रानी की और जो मैसेंजर है वो आया है और मैसेंजर को वो बता रहा है कि कितनी सुंदर पेंटिंग है और इसको जो जान से हाथ धोना पड़ा है उसके पीछे क्या कारण था। पोएम के शुरुआती हिस्से के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा और फिर एकदम से नाटकीय परिवर्तन आता है पोएम के अंदर। पोएम के लास्ट के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो राजा है, ये मेरा एनालिसिस है कि अपने हरामीपन का वो चरम दिखाता है। अब मैसेंजर को लास्ट के अंदर ऐसे बोलता है, इस तरह से आपकी पोएम खत्म होती है। इस मैसेंजर को ये कह रहा है कि वैसे तो आपकी जो रानी है, जिसकी शादी आप मेरे साथ करना चाह रहे हो, वो वैसे ही इतनी सुंदर है, तो वही मेरे लिए दहेज है। यानी कि इनडायरेक्टली वो हरामीपन ये दिखा रहा है कि पहली रानी को तो उसने मरवा दिया है। अब जो दूसरी रानी के साथ वो शादी करने का प्रयास कर रहा है, उसके अंदर मैसेंजर को ये कह रहा है कि भई मुझे जो है दहेज की भी आवश्यकता होगी। इस तरह से ये 2 थीम आपको इस पोएम के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। शुरुआत के अंदर मैसेंजर को बता रहा है पुरानी पेंटिंग दिखाकर रानी की कि इसको किस कारण जान से जो हाथ धोना पड़ा और लास्ट के अंदर आपकी पोएम खत्म हो जाती है दहेज के साथ कि वो इनडायरेक्टली इस मैसेंजर से जो दहेज भी मांग रहा है कि शादी भी करूंगा और मुझे दहेज भी चाहिए। ठीक है भाई, इस तरह की आपकी पोएम की थीम है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द पोएम इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ जेलेसी। जेलेसी दिखती है एंड पजेसिवनेस विद इन ए मैरिज। वही इनसिक्योरिटी के कारण, पजेसिवनेस के कारण वो अपनी रानी को जो है मरवा देता है। आम भारतीय पुरुष के अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। इस तरह की आपकी सिंपल सी ये थीम है और सिंपल सी जो आपकी ये पोएम है। अब थीम के बाद देखिए क्या पढ़ना है आपको। यस, पोएम की थीम के बाद जो अभी हमने चर्चा की कि पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नजर आता है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। द पोएम इज प्रेसिडेड बाय फेरेरा। ये कोई स्थान है इटली के अंदर। आपकी पोएम का एपिग्राफ नजर आएगा। पोएम की जो शुरुआत होती है वो एपिग्राफ से शुरुआत होती है। ऊपर लिखा हुआ है फेरेरा। ये कोई स्थान है इटली के अंदर। ठीक है। इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली अल्फांसो सेकंड डी स्टेट। ये कोई राजघराने का नाम है। जो ड्यूक है जिसने सारी करतूत की है उसका नाम है अल्फांसो सेकंड। ये जो आगे लिखा हुआ है ये इसके राजघराने का नाम नजर आ रहा है। जो राजा जिसने अपनी रानी को मरवा दिया है, जो आपकी पोएम का स्पीकर है, उसका नाम है अल्फेंसो सेकंड। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरेरा। ये कोई पांचवा राजा रहा है फेरेरा का और इस कालखंड के दौरान वो रहा है 1533 से लेके 1598 तक। हु एट द एज ऑफ 25 25 साल की उम्र के अंदर जो शादी करता है, किससे शादी करता है? लुक्रेजिया। जो रानी जिसको मरवा दिया गया, जिसकी पेंटिंग दीवार के ऊपर बनी हुई है, उस रानी का नाम क्या है? लुक्रेजिया। ठीक है भाई। ये तो जो है स्पीकर है। आपकी पोएम के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा और इसकी जो पेंटिंग बनी हुई है
ये इसकी रानी थी, 14 साल की इसकी उम्र थी, 14 साल की उम्र में शादी करता है, 3 साल जो इनकी शादी चलती है, फिर इसकी स्माइल से वो परेशान होता है, इसके कैरेक्टर पे वो शक करता है, इसको मरवा के इसकी पेंटिंग वो दीवार पे उसने बना रखी है। इसकी पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पोएम का, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं बताया है, पोएम जब हम पढ़ते हैं तब भी इनका नाम नहीं आता है। ये क्रिटिक्स ने हमें बताया है कि भई इस तरह की कहानी फेरेरा नामक स्थान इटली के अंदर घटी है। यस। यस, पोएम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बाद किस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, किन कैरेक्टर्स के इर्द-गिर्द जो है पोएम की कहानी वो घूमती हुई नज़र आती है। पोएम के अंदर किस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो देखिए। ड्यूक ऑफ फेरेरा अल्फोंसो सेकंड, आपकी पोएम का जो स्पीकर है वो ये है। फेरेरा नामक स्थान का ये राजा है जिसका नाम है अल्फोंसो सेकंड। डचेस डचेस जो आपकी पोएम का टाइटल है माय लास्ट डचेस, मेरी जो पिछली रानी है उसका नाम है लुक्रेजिया। इसको जान से मरवा दिया है इसके पति, इसके जो राजा है अल्फोंसो सेकंड ने, ठीक है? अब इसकी पेंटिंग, इसको जान से मरवाने के बाद इसकी पेंटिंग बनाई हुई है दीवार के ऊपर। ठीक है? आपकी जो पोएम का टाइटल माय लास्ट डचेस वो इस रानी के लिए यूज़ हुआ, उस रानी का नाम है लुक्रेजिया। यस, उसके बाद काउंट ऑफ टायरोल, काउंट मतलब राजा, ये कोई स्थान है, स्थान का नाम है टायरोल, जो कि पड़ोसी राज्य है किसका? प्रेरा का। अब यहाँ का राजा, राजा ने जो है अल्फोंसो सेकंड के लिए नई शादी का जो न्योता जो है भिजवाया, क्योंकि ये अपनी पहली रानी को तो जो है मरवा चुका है। किसके हाथ भिजवाया है? एनवॉय के ज़रिए, मैसेंजर ऑफ काउंट। एनवॉय मतलब दूत होता है, दूत के ज़रिए यहाँ के राजा ने जो है अल्फोंसो सेकंड के लिए नई शादी का न्योता भिजवाया है। ये जो एनवॉय है, ये आपकी पोएम का जो है लिसनर है। यस, उसके बाद 5वां कैरेक्टर आपकी पोएम का वो है पेंटर, जिसका नाम है फेरा पेंडोर। ठीक है? इसका वर्णन जो है पोएम के अंदर आता है। ये वो पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई है किसकी? लुक्रेजिया की। इसकी जो लुक्रेजिया की जो पेंटिंग का वर्णन हमें पोएम के अंदर पढ़ने को मिलेगा, जिसको दीवार पर बना रखा है, उसको किस पेंटर ने बनाया है? फेरा पेंडोल्फ ने, ठीक है? इसका नाम पोएम के अंदर आता है। उसके बाद छठा कैरेक्टर, केवल एक बार जो उसका नाम आता है, उसका नाम है क्लोज ऑफ इंसबर्ग। ये कोई स्कल्पचर है, मूर्तिकार है, मूर्तिकार का नाम है ये क्लोज ऑफ इंसबर्ग, ठीक है? पोएम के अंतिम के अंदर जाकर पता लगता है, जब इनडायरेक्टली ये राजा दहेज की माँग कर रहा होता है, तब वो इस मैसेंजर को बताता है कि भई ये जो आपको बाजू के अंदर नेपच्यून की जो मूर्ति नज़र आ रही है, नेपच्यून कौन है? ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इसको समुद्र का देवता माना जाता है। ये जो आपको नेपच्यून की मूर्ति नज़र आ रही है, राजा मैसेंजर को कहता है कि इस जो मूर्ति को, नेपच्यून की जो मूर्ति को बनाया है, वो इस नामक स्कल्पचर ने बनाया है, जिसका नाम है क्लोज ऑफ इंसब्रुक। ठीक है भई? इस तरह के कैरेक्टर्स आपकी पोएम के अंदर हैं। यस, उसके बाद देखिएगा। यस, अब देखिएगा एसेंशियल फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आप पोएम की थीम समझ चुके हैं, पोएम का पीछे का बैकग्राउंड किस तरह का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी एक बार आप देख चुके हैं। अब आप ठीक से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की समझ पाएँगे। जो एम.एच. अब्राहम ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स उनकी जो बुक है, उनके उसमें जो लिखी हुई है, वो ये डेफिनिशन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बता रखे हैं और उसको आसान करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर पाए जाते हैं। यस, उसके अंदर एक सिंगल स्पीकर होता है। ये अब तक आप समझ चुके हैं कि आपकी पोएम के अंदर एक सिंगल ही स्पीकर है। इस कारण भी जो आपकी पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कौन है वो इस पे जो सिंगल स्पीकर है? वो ड्यूक है जिसका नाम है अल्फोंसो सेकंड। यही जो क्वेश्चन पूछता है, यही जो आंसर देता है, पोएम के अंदर केवल ये राजा ही बोलता हुआ हमें नज़र आता है। इस कारण आपकी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरा कारण क्या है पोएम के ड्रामेटिक मोनोलॉग होने का? वो ये है कि इस पोएम के अंदर आपको साइलेंट लिसनर नज़र आएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो लिसनर होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं, साइलेंट लिसनर होते हैं। एक लिसनर हो सकता है या एक से ज़्यादा लिसनर्स हो सकते हैं। आपकी पोएम के अंदर एक लिसनर है। कौन है वो? मैसेंजर है। ठीक है? पड़ोसी राज्य से दूत आया है। एनवॉय मैसेंजर है शादी का रिश्ता लेकर। इस कारण आपकी पोएम जो है ये माय लास्ट से ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब जो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग की वो ये है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर कैरेक्टर रेवोल्यूशन होता है। चरित्र का रहस्य उद्घाटन होता है। इसके अंदर आप देखेंगे जब आप पोएम पढ़ेंगे कि जो स्पीकर है, जो राजा है, ड्यूक है, वही वर्णन करता है। किसके बारे में मेनली वर्णन करता हुआ नज़र आता है? अपनी रानी माय लास्ट टचेज़ का जो अ, लास्ट टचेज़ का वर्णन करता हुआ वो नज़र आता है, ठीक है? इसकी पेंटिंग बनी हुई है,
तो इसके वर्णन करने से हमें डायरेक्टली इसके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि भाई जो ड्यूक है वो किसके बारे में बता रहा है, लास्ट टचेस के बारे में बता रहा है, तो लास्ट टचेस का किस तरह का कैरेक्टर है, ये हमें समझने को, पढ़ने को इस पोएम के अंदर मिलता है। और इनडायरेक्टली ये जो राजा किस तरह का है, ड्यूक का किस तरह का कैरेक्टर है, ये हमें पढ़ने को मिलता है। एक रीडर होने के तौर पर हम जो ड्यूक किस तरह का है, ड्यूक का किस तरह का कैरेक्टर है, इसका एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। इसके अंदर सिंगल स्पीकर होता है, वही क्वेश्चन पूछता है, वही आंसर देता है। इसके अंदर लिसनर्स होते हैं, लेकिन पैसिव लिसनर्स होते हैं, साइलेंट लिसनर्स होते हैं। लिसनर्स की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी पोएम के अंदर एक ही लिसनर है। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रामेटिक मोनोलॉग की, वो ये है कि इसके अंदर कैरेक्टर एवोल्यूशन पाया जाता है कि चरित्र पोएम के अंदर या जो भी स्पीकर है वो किसके बारे में बता रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें पता लगता है, जो कि डायरेक्ट होता है। और जो स्पीकर होता है उसका किस तरह का कैरेक्टर है, इसका एनालिसिस हम रीडर के तौर पे कर सकते हैं, जो कि इनडायरेक्ट है। ठीक है भाई। यस, इस तरह से एसेंशियल फीचर्स हमने देखे ड्रामेटिक मोनोलॉग के किस तरह के होते हैं। अब देखिएगा जो हाल ही के अंदर आपकी एग्जाम हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसके अंदर इस पोएम के लिए और जो ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न है उसके लिए किस तरह का जो है वर्ड यूज किया गया है वो देखना। यस, एक फेस्टिक पोएट्री जो अभी एग्जाम हुई उसके अंदर इस तरह का टाइटल, इस तरह का जो वर्ड है वो यूज किया गया माय लास्ट स्टेज के लिए और ऑन ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न के लिए। क्या होती है, क्यों जो आपके सिलेबस के अंदर ये 2 पोएम है उनको एक फेस्टिक पोएम हम कह सकते हैं, वो दिखेगा। फेस्टिक पोएट्री रेफर्स टू ए टाइप ऑफ पोएट्री that vividly describes or reflects upon a work of visual art such as painting, sculpture और फोटोग्राफ। ठीक है, ये वो पोइट्री है, उसको ये नाम दिया गया है जिसके अंदर किसी आर्ट का, किसी पेंटिंग का, किसी स्कल्पचर का जो वर्णन किया जाए। और यही आपकी इस पोएम के अंदर है। माय लास्ट टचेस के अंदर पेंटिंग है। पेंटिंग का वर्णन ड्यूक कर रहा है कि भाई कितनी अच्छी, कितनी सुंदर जो है पेंटिंग है। फिर वो पूरा वर्णन अपनी लास्ट टचेस के लिए करता है, यानी कि पेंटिंग का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। एक आर्ट है पेंटिंग। तो जो माय लास्ट टचेस जो आपकी पोएम है उसको हम एक प्रेस्टिक पोएम कह सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से जो आपकी पोएम के आपके सिलेबस के अंदर एक और पोएम है ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। के अंदर भी जो है अर्न एक आर्ट है, उसका वर्णन पढ़ने को आपको मिलेगा। तो ये जो 2 पोएम है आपके सिलेबस अनुसार, ये एक फेस्टिक पोएम है। फेस्टिक पोएम पोएट्री क्या होती है, जिसके अंदर कोई पेंटिंग हो, कोई स्कल्पचर हो, कोई विजुअल आर्ट हो। आप जब ये पोएम पढ़ते भी हैं, आप ये जब माय लास्ट टचेस पढ़ते हैं तो पेंटिंग किस तरह की है, इसकी एक विजुअल इमेजरी जो आपके माइंड के अंदर बनने बननी जो है शुरू हो जाती है। पेंटिंग का वर्णन आप इस पोएम के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो माय लास्ट टचेस ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एक फेस्टिक पोएम है। ठीक है भाई, ये इस तरह का टाइटल आपकी हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली, उसके अंदर ये यूज किया गया। इस कारण आपको ध्यान रखना है। यस, आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब जो पोएम का टेक्स्ट है वो पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं वापस, कि सबसे पहले शॉर्ट इंट्रो हमने किया रॉबर्ट ब्राउनिंग का। रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है मास्टर माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का। आपकी पोएम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इनके जो 2 फेमस वर्क है वो हमने देखे। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने देखा, ठीक है, कि वे कब छपी थी, पहले आपकी पोएम का क्या टाइटल था, उसके बाद किस तरह का स्ट्रक्चर है पोएम का वो हमने देखा। उसके बाद थीम किस तरह की है, एक ओवरव्यू भी हमने पूरी पोएम का किया। उसके बाद जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल कहानी नजर आती है आपकी पोएम के अंदर, वो हमने पढ़ा। कैरेक्टर्स किस तरह के हैं पोएम के अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अनुसार किस तरह के कैरेक्टर्स की कहानी के इर्द-गिर्द आपकी पोएम जो वो घूमती हुई नज़र आती है, वो हमने देखा। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग को आपकी जो पोएम है उसके साथ कनेक्ट की हमने किया। ठीक है? फिर इसके बाद एक इक्फेस्टिक पोएट्री, ये क्या टर्म है, क्यों जो है आपकी पोएम है माय लास्ट टचेस इसको इक्फेस्टिक पोएम भी कहा जाता है, वो हमने देखा। अब पोएम का टेक्स्ट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। यस, पोएम का टेक्स्ट देख रहे हैं। अगर आप पोएम का टेक्स्ट आपके सामने है तो आपको नज़र आएगा कि पोएम के टेक्स्ट के ऊपर आपको एपिग्राफ टाइप एक नज़र वर्ड जो लिखा हुआ नज़र आएगा, फरेरा। ठीक है? इस एक वर्ड से क्रिटिक्स ने ये ढूँढ लिया कि पोएम के अंदर जो आपको कहानी नज़र आ रही है, जो आप कहानी आप पढ़ रहे हैं, वो काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। पोएम के अंदर कौन राजा है जिसका नाम अल्फोंसो सेकंड है, जिस रानी को उसने जान से मरवा दिया है, जिसकी पेंटिंग का वर्णन आप पोएम के अंदर पढ़ रहे हो उसका नाम लुक्रेजिया है। किसने जो है अब पड़ोसी राज्य उसका क्या नाम है राज्य का,
राजा का तो नहीं बताया गया है, किसने जो है दूत के ज़रिए नई शादी का न्योता भिजवाया है, वो कौन-सा राज्य है, ये सब जो है वर्णन क्रिटिक्स ने इस एक वर्ड से ढूँढ लिया। ठीक है भई? यस। पोएम पढ़ने से पहले साथ के अंदर जो तस्वीर मैंने लगाई है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि पोएम का जो 3/4 हिस्सा है, इससे ज़्यादा ही आपको इन्हीं के अंदर ये जो 3 लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, जो पूरी कहानी है वो यहीं पे चल रही है। यस, कुछ इस तरह का मामला है कि जो पेंटिंग, सुंदर सी पेंटिंग है एकदम, माय लास्ट टचेज़ की, ये पेंटिंग जो नज़र आ रही है, वो है माय लास्ट टचेज़ की इसकी पेंटिंग है। ठीक है? ये जो आपको बोलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके होंठ एकदम लाल हो रखे हैं, ये है ड्यूक। ठीक है? और ये जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है, ये है मैसेंजर, नई शादी का न्योता लेकर आया है। यस, कुछ अब इस तरह की कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी कि जो ड्यूक है मैसेंजर को साथ के अंदर लेकर आया है और जो अपनी पिछली रानी को इसने जान से मरवा दिया, इसकी पेंटिंग दीवार पे बनी हुई है और इस पेंटिंग का वर्णन, इस पेंटिंग के बारे में ड्यूक मैसेंजर को बताता हुआ आपकी पोएम के अंदर नज़र आता है। ठीक है भई? तस्वीर मैंने साथ के अंदर लगा दी है ताकि एक विजुअल जो इमेजरी है आपके दिमाग के अंदर बन पाए। यस, उसके बाद देखिए किस तरह से शुरुआत हो रही है आपकी पोएम की। दैट्स माय लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। यस, ये जो राजा है ड्यूक, ये इस मैसेंजर को कह रहा है कि देखिए, ये जो डचेस आपको पेंटिंग नज़र आ रही है दीवार के ऊपर, ये पेंटिंग है मेरी लास्ट डचेस की, मेरी पिछली रानी की और तस्वीर इतनी सुंदर है जैसे ऐसा लग रहा है लुकिंग एज़ इफ शी वर अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसा कि वो ज़िंदा है। ठीक है भई? ड्यूक इसको लेकर आया है और अपनी पिछली रानी की तस्वीर उसको दिखा रहा है कि जो आपको दीवार के ऊपर जो तस्वीर नज़र आ रही है, जो पेंट आपको नज़र आ रहा है, ये माय लास्ट टचेज़ मेरी जो पिछली जो रानी है, इसकी तस्वीर है। तस्वीर इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रानी ज़िंदा है। ठीक है भई? यस, उसके बाद ड्यूक क्या कह रहा है? आई कॉल दैट पीस ए वंडर, मैं कहता हूँ इस तस्वीर को कि भई एक अद्भुत तस्वीर है, एक ये आश्चर्यजनक जो है वो तस्वीर है। यानी कि राजा तस्वीर की तारीफ़ कर रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए कितनी सुंदर ये तस्वीर, आपको वंडर नज़र आएगा, एक आश्चर्यजनक जो है कला का नमूना ये पेंटिंग जो है नज़र आएगी। यस, उसके बाद क्या कह रहा है? नाउ फेरा पेंडोल्फ, ये आ गया पेंटर का नाम। क्या कह रहा है आगे ड्यूक? फेरा पेंडोफ हैंड्स वर्क बिजीली ए डे एंड देयर सी स्टैंड्स। फेरा पेंडोफ नाम के जो पेंटर ने पूरे दिन बिजी रह के, पूरे दिन काम करके, पूरे दिन पेंट करके इस तस्वीर को जो है बनाया है और इस तरह से जो आपको ये तस्वीर खड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि इस तरह से इस दीवार के ऊपर इस तस्वीर को पेंट किया गया है। किसने बनाया है? क्या नाम है पेंटर का? फेरा पेंडोल्फ। यस, उसके बाद ड्यूक क्या कह रहा है मैसेंजर को? विल यू प्लीज विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट, क्या तुम जो है बैठना चाहोगे और इस तस्वीर को बैठकर निहारोगे? ठीक है? आपके पोएम की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि आपको ड्यूक जो है मैसेंजर को लेकर आ रहा है, अपनी रानी की तस्वीर उसको दिखा रहा है कि देखिए, ये मेरी पिछली रानी की तस्वीर है, कितनी सुंदर ये तस्वीर है। फेरा पेंडोल्फ नाम के एक पेंटर ने पूरे दिन काम करके इस जो है पेंटिंग को बनाया है। खड़े क्यों हो यार? बैठ जाओ। बैठकर इस जो है इस तस्वीर की सुंदरता को आप देखो। ठीक है? आई सेड, मैं कह रहा हूँ। यस, आगे क्या कह रहा है ड्यूक? आई सेड, मैं कह रहा हूँ फेरा पेंडोफ बाय डिजाइन, फेरा पेंडोफ ने जो इस तस्वीर को, इस डिजाइन को बनाया है, और नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब चेहरा, मुखाकृति। क्या कह रहा है भाई? फेरा पेंडोफ ने इस तस्वीर को, इस डिजाइन को बनाया है फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। जो कह रहा है कि फेरा पेंटलोफ ने इस तस्वीर को बनाया है, इस डिजाइन को जो है बनाया है स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम जैसे अजनबियों ने। अब इस मैसेंजर को ड्यूक कह रहा है कि तुम जैसे जो है अजनबियों ने इस दैट पिक्चर, इस पिक्चर का जो चेहरा है, जो रानी का जो चेहरा है, इसकी जो मुखाकृति है, उसकी गहराई, द डेप्थ, उस चेहरे की, उस तस्वीर की जो गहराई है, उसका जो पैशन, उसका जो जुनून है, उसको फॉर नेवर रीड, कभी जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं। यानी कि यहाँ से ये समझ में आ रहा है, आप देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजा है, उसने अपनी पहली रानी को मरवा दिया है और उसकी जो पेंटिंग है उसने दीवार पे बना दी है। अब राजा का ऐसा लग रहा है रोज का काम है कि रोज उसके पास रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि राजा है भई, उसके पास रोज रिश्ते आ रहे हैं और उसका रोज का काम है कि जो भी मैसेंजर रिश्ता लेकर आ रहा है, उसको वो लेकर आता है और उसको पेंटिंग दिखाता है। अब इस मैसेंजर को कह रहा है कि तुम जैसे अजनबी पता नहीं कितने आए हैं, ठीक है? और तुम जैसे अजनबी, जैसे तुम
आश्चर्यचकित हो रहे हो, हैरान हो रहे हो पेंटिंग की सुंदरता देखकर, तो तुम जैसे अजनबियों ने, पहले भी आया है, कोई भी अजनबी इस पेंटिंग का की जो चेहरा है, पेंटिंग की जो सुंदरता है, उसकी जो गहराई है, उसको वो नहीं पढ़ पाए हैं। इस तरह का वर्णन यहाँ पे ड्यूक कर रहा है। यस, आगे क्या कह रहा है ड्यूक? बट टू माई सेल्फ दे टर्न। पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि जो ड्यूक है वो इस तरह से वर्णन कर रहा है कि तुम जैसे अजनबियों ने पहले भी इस तस्वीर को देखा है लेकिन कोई भी इस चेहरे की जो गहराई है, इसकी पैशन है, इस पेंटिंग की जो खूबसूरती है, उसको वो नहीं पढ़ पाया है। और जिन भी अजनबियों ने इस तस्वीर को देखा, तो बट टू माई सेल्फ दे टर्न, वो मेरी तरफ जो है मुड़े। फिर क्या कह रहा है? एंड सीम्ड, और ऐसा लगता था कि वो मेरी तरफ मुड़कर, दे वुड आस्क मी, कि वो मेरे से पूछेंगे, इफ दे डस्ट मतलब कि अगर उनमें हिम्मत हुई तो। बीच के अंदर उसने क्या कहा है? सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद से जो है इस तस्वीर के ऊपर जो कर्टन, जो पर्दा लगा हुआ है, उसको हटा ले। यानी कि इसके ऊपर हम अब ये समझ सकते हैं कि राजा ने जो है पर्दा भी लगा रखा है। अब इसका जो कारण हो सकता है वो ये, एक तो कि धूल मिट्टी से बचाने के लिए लगा रखा होगा, या फिर ये है कि पजेसिव नेचर है राजा का, तो मरने के बाद भी वो नहीं चाह रहा है कि किसी की तरफ हंसे या किसी की तरफ कोई इसको देखे मेरे अलावा, तो उसने जो पर्दा लगा रखा होगा। पर्दा लगाते हैं, देखिए। यस, राजा कह रहा है कि भाई पर पर्दा लगा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कि पेंटिंग से मेरे अलावा कोई इसके ऊपर से कोई पर्दा हटा ले। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, कोई इसको पेंट पर जो कर्टन है उसको नहीं हटा सकता। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, मैंने जो है तुम्हारे लिए पर्दा हटाया है। बट आई, ऐसा मैं ही केवल कर सकता हूँ कि इस पेंटिंग के ऊपर जो पर्दा मैंने लगा रखा है, इसको केवल मैं ही हटा सकता हूँ। ठीक है, पर्दा अब यहाँ तो मेरे हाथ में भी है कि मैं भी हटा रहा हूँ। ले, हटा दिया। ठीक है भाई, जो पिछली स्लाइड के अंदर जहाँ पे फेरा पेंडलॉफ ने इस डिजाइन को बनाया है, इसने मैसेंजर को पकड़ रखा है इस राजा ने, और पेंटिंग की तरफ देख के कह रहा है कि तू जितना हैरान हो रहा है इस पेंटिंग को देखकर, तेरे जैसे कई अजनबी आए हैं, कोई भी जो इस पेंटिंग की गहराई को नहीं पढ़ पाया है। ऐसा लगता था कि कई से जो अजनबी आए वो मेरी तरफ मुड़कर वो ये पूछने की जो है उनमें हिम्मत अगर हुई, तो उन्होंने जो है मेरे से पूछा, दे वुड आस्क मी, उन्होंने मेरे से पूछा, क्या पूछा? हाउ सच ए ग्लैंस कम देयर, इतनी जो खूबसूरती है, इतनी जो चमक है इस पेंटिंग के अंदर कैसे आई? तेरे जैसे कई अजनबी आए हैं, अजनबियों ने जो है इस तस्वीर की, इसकी जो खूबसूरती है उसको नहीं पढ़ पाए, और सभी जो है मेरी तरफ मुड़े, और उनके अंदर हिम्मत एक आध के अंदर हुई, तो उन्होंने जो मेरे से यही क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? कि हाउ मच ग्लैंस कम देयर, इस पेंटिंग के ऊपर इतनी चमक, इतनी जो खूबसूरत ये पेंटिंग है, वो कैसे हुई? ठीक है भाई, अजनबियों ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब राजा क्या कह रहा है? सो नोट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क अस, इस कारण मैसेंजर भाई, तुम पहले नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़े हो और मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? कि ये तस्वीर जो है वो, इस तस्वीर पे इतनी चमक कैसे है, ये तस्वीर जो है इतनी खूबसूरत कैसे है? बेचारा वो मैसेंजर तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, एनवी तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, खुद ही जो है वो पर्सन पूछ रहा है, उनका उत्तर दे रहा है। यही ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। सर, उसके बाद क्या कह रहा है ड्यूक? किसको कह रहा है? सर श्रीमान जी, इट वॉज नॉट। यस, अब ड्यूक क्या कह रहा है? सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक। अब जो ड्यूक है वो ये मैसेंजर को कह रहा है कि श्रीमान, श्रीमान जी, सर जी, ये जो पेंटिंग के अंदर रानी के चेहरे पे गालों पर जो आपको हंसी नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है, उसका कारण ये नहीं है, मेरी उपस्थिति मात्र नहीं है, वो मेरी उपस्थिति के कारण खुश नहीं है। किस कारण खुश है? अब आगे ड्यूक बता रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल इमेज आपको बनानी है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है कि जब रानी जिंदा थी, उसकी पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो कुछ इस तरह का सीन रहा होगा वहां पे कि ड्यूक है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और जो पेंटर है वो ये यहाँ पे है, और रानी यहाँ पे है। ठीक है, और अब जो की प्रेजेंस के अंदर ये पेंटर रानी को बैठा रखा है। भाई ऐसा ही तो पेंटिंग बनती है, जब हम पुरानी फिल्में देखते हैं कि राजा खुद खड़ा है और पेंटर है, और सामने रानी को बैठा दिया गया। अब रानी की जिस तरह की एक्सप्रेशन है वो लाइव पेंटिंग बनाई जा रही है। कुछ इस तरह की मेंटल इमेज आपको बनानी है, यही वरना अब आगे होने वाला है। क्या कह रहा है ड्यूक मैसेंजर को? कि भाई चेहरे जो तुझे पेंटिंग के अंदर रानी के चेहरे पे जो खुशी हंसी नजर आ रही है उसके गालों पर, इसका जो कारण है वो मेरी प्रेजेंस नहीं है। क्या कारण है? अब आगे देखिए। परहैप्स, शायद, फेरा पेंडोल्फ चांस टू से, जब मैं वहां पे था, मुझे पता है फेरा पेंडोल्फ को चांस मिला था कहने का, जब वो पेंटिंग बना रहा था। क्या मिला था? हाँ, मेंटल लैप्स ओवर माय लेडी
दिस टू मच, उसने जो है एक ये बात कही थी, मैं वहां पे प्रेजेंट था, इस कारण वो हंसी थी, इस कारण उसके चेहरे पे लालिमा आई थी। मेरी प्रेजेंस के कारण उसके चेहरे पे हंसी नहीं है, मैं वहां पे प्रेजेंट था। उसने जब वो फेरा पेंडोल्फ उसकी पेंटिंग बना रहा था, तो जो फेरा पेंडोल्फ ने दो बातें कही थी, उस कारण वो हंसी थी। उसमें पहली बात कौन सी कही है, ये कि हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज दिस टू मच। मेंटल लैप्स क्या होता है, जो रानियां ढीला ढाला जो गाउन टाइप जो उनका पहनावा होता है, उसके अंदर ये जो कोहनी के आगे का जो हिस्सा है, कि वो पेंटर ने ये कहा था कि भी जो रानी जी, जो आपके कोहनी के ऊपर कपड़ा ज्यादा है, इस कारण जो पेंटिंग ठीक नहीं बन रही है। लेडीज दिस टू मच, आपकी जो कोहनी के आगे कपड़ा ज्यादा है, इसको हटाइए ताकि पेंटिंग ठीक बने। देखिए यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि कोहनी के ऊपर कपड़ा ज्यादा है। पेंटर जब बना रहा था फेरा पेंडोल्फ ने, तो ये कहा था कि आपकी कोहनी पे कपड़ा ज्यादा है, इस कारण पेंटिंग ठीक नहीं बन रही थी। एक बात ये कही थी रानी को, रानी इस बात को सुनकर थोड़ा सा हंसी थी। ये कारण हो सकता है कि जब वो पेंटिंग बना रहा था तो उसके चेहरे पे हंसी थी, और वो कि वो फेरा पेंडोल्फ ने जो घेर दी। मेरी प्रेजेंस के कारण रानी के चेहरे पे हंसी नहीं है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, फेरा पेंडोल्फ ने दो बातें कही थी, ये शायद करके कह रहा है कि ये कारण रहे होंगे कि जो चेहरे पे आपको खुशी नजर आ रही है, ड्यूक कह रहा है। आगे दूसरी बात कौन सी है, पेंटर, पेंट मतलब पेंटर। पेंटर ने एक बात और कही थी, एक तो ये कही कि भाई कोहनी के ऊपर कपड़ा ज्यादा है, दूसरी बात क्या कही थी, मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट। एक बात तो ये कही कि उसकी कोहनी के ऊपर कपड़ा ज्यादा है, और मैं वहां पे मौजूद था, श्रीमान जी, जो फेरा पेंडोल्फ को चांस मिला था। एक बात कहने के बाद दूसरी बात उसने और कही थी कि भाई कि जो रानी के थ्रॉट मतलब गले के आसपास जो चमक आ रखी है, लालिमा आ रखी है, हाफ प्लस, ठीक है, इसको जो है मैं दोबारा रिप्रोड्यूस, दोबारा जो है पेंट नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को रानी ने जो अपनी तारीफ समझी थी, वो हल्की सी हंसी थी, और उस हंसी को उसने उकेर दिया। ठीक है, इसकी जो पीड़ा है, जो ड्यूक की पीड़ा है, जो असल पीड़ा है, वो ये है कि जो रानी है उसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि कहाँ पे जो एक्सप्रेशन ज्यादा देने हैं, कहाँ पे कम देने हैं। वो मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति मात्र से खुश नहीं है, उसकी उपस्थिति, उसकी जो खुशी का कारण है वो तो ये सब है कि जब उसकी पेंटिंग बनाई जा रही थी, तब वो जो पेंटर है, पेंटर का नाम है फेरा पेंडोल्फ, उसने ये कहा था कि वी रानी, आपकी कोहनी के ऊपर कपड़ा ज्यादा है, इस कारण पेंटिंग अच्छी नहीं बन रही है। और दूसरा, उसने तारीफ करते हुए ये कहा था कि भी जो आपकी लालिमा, आपके जो गले के आसपास जो लालिमा नजर आ रही है, ये इतनी अच्छी नजर आ रही है कि शायद ही मैं दोबारा इसको पेंट कर पाऊंगा। ठीक है, इस कारण वो जो रानी की चेहरे पे इसको ड्यूक को कह रहा है, सॉरी, इस ड्यूक इस मैसेंजर को कह रहा है कि इस कारण जो आपको इस रानी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, उसका असल कारण ये है, मेरी प्रेजेंस नहीं है। यस, सच स्टफ, इस तरह की जो बातें हैं, वॉच कर्टेसी सी थॉट, रानी ने जो है वो शिष्टाचार समझी है, और फेरा पेंडोल्फ की जो बातें हैं, इस तरह की जो भी बातें उसने कही, उसको शिष्टाचार समझा, कर्टेसी समझा। ठीक है, इस कारण वो हंसी है। एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जोर, ये पर्याप्त कारण है कि उसके चेहरे पे जो आपको हंसी नजर आई है। भाई वो जो पीड़ा है, राजा ड्यूक वो अपनी पीड़ा को बता रहा है कि भाई मेरी प्रेजेंस मात्र से वो खुश नहीं है। फेरा पेंडोल्फ को इस तरह की बातें कहने का मौका मिला था जब वो पेंटिंग बना रहा था, इस कारण आपको इसके चेहरे पे आपको खुशी हंसी नजर आ रही है। ठीक है, आई सेड सी हैड। अब इसके आगे का अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब तक 56 लाइन्स हैं इस पोएम के अंदर, अब तक भी हम 20 लाइन्स जो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चीजों को समय से दोहराते रहिए। आगे का जो हिस्सा है वो अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।